एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो जितने भी मेजर्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हम सारी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बट उससे पहले व्हाट इज डिस्पर्शन? डिस्पर्शन इज बेसिकली हाउ द डेटा इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू क्या था? सेंट्रल टेंडेंसी क्या था? मीन मीडियन मोड। तो जो एवरेज है वो रिप्रेजेंट करती है डेटा की सेंट्रल वैल्यू, लेकिन डेटा डिफरेंट है सेंट्रल वैल्यू से। तो वो कैसे डिफरेंट है उसको बोलेंगे डिस्पर्शन। हाउ द डेटा इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू, हाउ द डेटा इज वेरिंग फ्रॉम द एवरेज। तो इसमें आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे जो आपके सामने टेबल दे रखा है इसको देखेंगे, यहाँ पर राम, रहीम और मारिया, इनकी फैमिली इनकम्स दे रखी है। राम की फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और उनकी टोटल इनकम बन जाता है 60,000 और एवरेज है 15,000। वहीं रहीम की फैमिली में 6 मेंबर्स हैं जिनकी एक एक की इनकम दे रखी है 7,000, 10,000, 14,000, 17,000 और टोटल बन जाती है 90,000 और एवरेज इसका भी 15,000 है। मारिया की फैमिली में जहाँ इनकम शुरू होती है 0 से और 50,000 हाईएस्ट है, वहाँ पर टोटल बन जाता है इनकम का 75,000 और एवरेज फिर से 15,000। तो आप देख सकते हैं कि नो मैटर किस तरह का डेटा था, राम की फैमिली में सिर्फ 4 मेंबर्स थे और वहीं पर रहीम की फैमिली में 6 थे, मारिया की फैमिली में 5 थे। राम की फैमिली की टोटल इनकम 60,000 थी, रहीम की 90,000 थी और मारिया की 75,000 थी। बट सबकी एवरेज इनकम सेम है, राम की भी, रहीम की भी, मारिया की भी। तो अगर हम सिर्फ एवरेज को कंसीडर करेंगे तो तीनों में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा राम, रहीम और मारिया की फैमिली इनकम्स में। तो इसलिए हमें वेरिएशन के बारे में भी जानना पड़ता है। द एवरेज और द सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट इनफ टू टेल अबाउट कि सेंट्रल टेंडेंसी है या जो एवरेज है वो सब कुछ नहीं बता पाती है डेटा के बारे में। डेटा कितना वेरी कर रहा है एवरेज से वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी मेजर्स हैं जो हमने पीछे देखी। तो उनमें से फर्स्ट मेजर आती है आपकी रेंज। रेंज क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू। जो भी आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है डेटा में उससे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है सबसे कम, उसको अगर हम घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें रेंज मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। राम की फैमिली में हाईएस्ट इनकम थी 18,000, लोएस्ट थी 12,000, 12,000। इनको माइनस कर लीजिए, 18 में से 12 को माइनस कर लीजिए, 6,000, 6K बन गया। 6K इज द रेंज ऑफ राम की फैमिली की इनकम, इसका ये वाला डेटा। रहीम का वही अगर आप देखेंगे 22,000 इज हाईएस्ट एंड 7,000 इज लोएस्ट। रेंज बन जाएगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 15,000 यानी कि 15K। वहीं पर मारिया की फैमिली में हाईएस्ट आप देख पा रहे हैं 50,000 है और लोएस्ट कितना है? 0 है। तो अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 50K अगेन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो राम की फैमिली इनकम है वो सबसे कम डिस्पर्स्ड है, उसकी रेंज सबसे कम है, जबकि मारिया की फैमिली इनकम की रेंज सबसे ज़्यादा है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा डिस्पर्स्ड है सेंट्रल वैल्यू से। वहाँ पे डेटा बहुत वेरी कर रहा है आपकी एवरेज से। तो ये तो हो गया रेंज। रेंज का मतलब है लो, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा, और उससे हमें पता चल जाता है कि कितना डिस्पर्शन है। The higher the value of range means higher the dispersion, lower the value means lower the dispersion। बट इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, दो बड़ी ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट इज कि एक तो ये अफेक्ट करता है एक्सट्रीम वैल्यूज से। जैसे आप यहाँ देखेंगे मारिया की लोएस्ट 0 थी और हाईएस्ट 50,000 थी, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज थी, कहाँ 7, 8, 10 और कहाँ 50। तो इसलिए इसकी जो रेंज की वैल्यू थी वो भी बहुत ज़्यादा आई। तो अगर आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज हैं एट द एंड ऑफ द, जैसे लोएस्ट और स्मॉलेस्ट में, तो रेंज अफेक्ट करती है उससे। दूसरी इसकी लिमिटेशन थी कि वी आर ओनली टेकिंग द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। बीच वालों का क्या? बीच वालों को तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं डिस्पर्शन स्टडी करने में रेंज के केस में। तो ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है कि वी आर ओनली टेकिंग टू पोल्स, जो लास्ट के दो वैल्यूज हैं उन्हीं को ले रहे हैं, बीच वालों को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो ये इसकी सेकंड लिमिटेशन थी। इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए थोड़े बहुत हमने दूर कर पाए दूसरी मेजर के साथ। दूसरी मेजर है जिसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज।
इंटर क्वार्टाइल रेंज में हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं Q3 और Q1। तो जैसे आपको पता होगा कि Q3 Q1 क्या होता है, क्वार्टाइल्स होते हैं जो डेटा को 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पीछे हो गया 0% पे डेटा और 100% पे डेटा हाईएस्ट। तो जो Q2 होगा वो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, जबकि Q1 होगा वो बताएगा शुरू के 25%, जो मिनिमम है उससे लेकर Q1 के बीच का जो डेटा है वो 25%, लोएस्ट 25% है। फिर Q2 आ गया, फिर Q3 आ गया, Q3 है 75% पे। तो देखिए Q1, Q2, Q3 ने डेटा को चार हिस्सों में बांट दिया, बराबर हिस्सों में, 1, 2, 3 और 4। तो इन्हीं जो Q1 पॉइंट है जो 25% पे है और जो Q3 पॉइंट है जो 75% पे है, उन दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, और उसका हाफ बन जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। तो देखिए यहाँ डेटा है हमारे पास 20, 25, काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 11 टोटल इसका n है, टोटल नंबर 11 है इसका। तो यहाँ पे आपको क्वार्टाइल्स निकालने हैं, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3, यानी कि शुरू में 25% पे और 75% पे जो वैल्यू है। तो आप देखिए इसके लिए फॉर्मूला है Q1 आपका निकाल सकते हैं बाय n+1 डिवाइड बाय 4। तो n यहाँ 11 है, 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, फोर्थ वैल्यू। तो ये नहीं आंसर आएगा, जो इस नंबर पे, इस लोकेशन पे वैल्यू होगी वो आपका आंसर आएगा, यानी कि 12/4 डिवाइड बाय 12/4 इज इक्वल टू 3। 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3, यानी कि जो थर्ड वैल्यू है वो आपका Q1 है। थर्ड वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट 20 है, सेकंड 25 है, थर्ड 29 है। तो 29 इज योर Q1। इसी तरह से Q3 निकाल लीजिए। Q3 के लिए फॉर्मूला है 3 इंटू n+1/4, यानी कि 3 इंटू Q1। तो 3 इंटू Q1 यानी कि 3 इंटू 11+1/4 दैट इज 12/4 दैट इज 3, 3 इंटू 3 यानी कि 9th वैल्यू। तो 9th देखिए कौन सी है, 9th प्लेस पे कौन सी वैल्यू है, थर्ड पे 29 है, फोर्थ पे 30 है, फिफ्थ पे 35 है, सिक्स पे 39 है, सेवन्थ पे 41 है, एट्थ पे 48 है और 9th पे है आपकी 51। तो 51 आपका Q3 आ गया। Q3 माइनस Q1, 51 माइनस 29 आपका आ जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। कितना है, 51 माइनस 29 इज इक्वल टू 22, यानी कि आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर दिस डेटा इज 22। क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल सकते हो। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, हाफ है क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज का, 22/2, यानी कि 11 आ जाएगा इसका क्वार्टाइल डेविएशन। तो हमने क्या है बीच वालों को इग्नोर नहीं किया, Q3 और Q1 ले लिए डेटा में जो भी आपका था। पर ये तो सिंपल डेटा था, अनग्रुप्ड डेटा था जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी। फ्रीक्वेंसी वाले केस में कैसे आपको Q1 और Q3 निकालना है, आप मीडियन की तरह निकालेंगे, लेकिन जो मीडियन क्लास आप निकालते थे n/2 करके निकालते थे, यहाँ आप n/4 करके और 3n/4 करके करेंगे। थर्ड क्वार्टाइल के लिए 3n/4 करना पड़ेगा, राइट, और फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए n/4 करना पड़ेगा। तो करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर कंटिन्यूस डेटा है, क्लासेस दे रखी हैं आपकी, n है आपका 40, n कैसे आया, टोटल फ्रीक्वेंसी टोटल। तो 40 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 10, यानी कि जो क्वार्टाइल आपकी क्लास आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी आप देख लीजिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 तक आएगी, ठीक है, यानी कि शुरू के जो आपके 25% है वो 10 तक है। तो 10 आप देख लीजिए फ्रीक्वेंसी में कहाँ तक आ रहा है, 5 तो कम है, 13 ठीक रहेगा, 13 से लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इट इज। तो आप 13 वाली क्लास को हाईलाइट कर लेंगे, ये वाली क्लास है आपकी Q1 की क्लास। और Q3 की क्लास कौन सी आएगी, 3, यानी कि ये करना है 75% पे, तो 3n/4 कर लीजिए, 3 इंटू 40 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, 40 डिवाइड बाय 4 इज 10, 10 इंटू 3 30, यानी कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 तक होगी, यहाँ तो 29 है, ये तो कम है, बट 40-60 वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 है, यानी कि Q3 आपका इस क्लास में होगा। कर लीजिए फॉर्मूला में वैल्यूज पुट, Q1 के लिए है L1 प्लस L1, यहाँ पे कौन सी Q1 की क्लास है 10 to 20, L1 है 10, लोअर लिमिट 10
प्लस n/4, n/4 कितना था, 10 था, 10 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, तो 13 से पहले वाली कौन सी है, 5 है, डिवाइड बाय f, f है आपका 8 इंटू h, दैट इज योर हाइट और i जिसको बोल सकते हो क्लास इंटरवल, तो 10 है इसका, 10, तो करके देख लीजिए, 10 प्लस 10 माइनस 5 दैट इज 5/8 इंटू 10, 10 प्लस 50/8 दैट इज 10 प्लस अराउंड a 6, 8 6 48, 6.2 something like that, यानी कि 16.2 is your Q1, 16.2 is your Q1। उसी तरह से Q3 निकाल लीजिए, Q3 वाली क्लास थी 40 60 वाली, तो L की वैल्यू है 40 लोअर लिमिट, प्लस 3n/4 यहाँ लेंगे, ऊपर n/4 लिया था, मीडियन में n/2 लेते हैं, तो 3n/4 आपका वैल्यू है 30, 30 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 29 थी, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आपके पास 7 है, यानी कि 1/7 इंटू हाइट इस इंटरवल की 20 है, देखिए 40 60, 20 इसकी हाइट रहेगी, यानी कि 40 प्लस 20/7 दैट इज 40 प्लस 2.8 समथिंग, यानी कि 42.8 आ जाएगा आपका Q3। कर लीजिए Q1 को सब्सट्रैक्ट Q में से, कितना आएगा, इसका आ जाएगा आपका 26.6 इसकी आ जाएगी इंटरक्वार्टाइल रेंज, और इसका हाफ यानी कि 13.3 आपका आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। वही आप डिस्क्रीट डेटा में आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट चेक करेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ फॉल कर रही है, Q1 और Q3 की, तो टोटल यहाँ पर n आ गया 200, n/4 आ जाएगा 50, यानी कि 50 देखिए कौन से इंटरवल में है, तो इस इंटरवल में 50 है, 70 से नीचे है 50 और 35 से ऊपर है, यानी कि 30 आपका Q1 है। उसी तरह से Q3 निकाल लीजिए, 3 इंटू n प्लस 1 दैट इज 3 इंटू 50, यानी कि 155 से लेस है और 117 से ऊपर है, तो ये वाली क्लास यानी कि ये वाला सॉरी वैल्यू, यानी कि ये आपका 50 इज योर Q3, तो 50 माइनस Q1 क्या है 30, इस डेटा के लिए आपकी इंटरक्वार्टाइल रेंज कितना आ गया 20, और इसका हाफ क्वार्टाइल डेविएशन दैट इज 10 इज योर क्वार्टाइल डेविएशन। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। फिर जो हमारी थर्ड मेजर आती है डिस्पर्शन की, इट इज कॉल्ड मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन है बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, अभी तक हमने जो रेंज किया वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बेस थी, फिर हमने क्वार्टाइल रेंज किया, इंटरक्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन वो Q3 और Q1 को लेती थी। मीन डेविएशन में हम सारा डेटा लेंगे, सारी वैल्यूज लेंगे, और इसमें क्या करते हैं हम साइंस को इग्नोर कर लेते हैं, और इसकी लिमिटेशन है कि ये ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं कैलकुलेट की जा सकती। मान लीजिए यहाँ पे आपने ओपन एंडेड है तो उस केस में आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप सारी वैल्यूज लेंगे इसमें। तो चलिए कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूलाज आपके सामने है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा d/n फॉर दी सिंपल डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, जबकि ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन डेविएशन का फॉर्मूला है f इंटू डी, सिग्मा FD/f। आप डी के इधर उधर देख सकते हैं, दो लाइन्स दे रखी हैं, इसका मतलब है वी आर गोइंग टू इग्नोर द साइंस, जो भी साइंस होंगे डी के वो हम इग्नोर करेंगे। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी भी है मीन डेविएशन की हम इसमें साइंस नहीं लेते हैं, जो भी डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो डी फॉर डेविएशन, चलिए कैसे फाइंड आउट करना है देखते हैं। डेविएशन है मीन से, तो सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना है। ये आपका अनग्रुप्ड डेटा है, सिंपल डेटा है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं। तो इसमें जो वैल्यूज हैं 2 4 7 8 9, यानी कि 5 इसका n है, और सम इसका कितना आ जाएगा 2 + 4 6, 6 + 7 13, 13 + 8 21, 29 21 + 9 30, 30 डिवाइड बाय n, n is 1 2 3 4 5 is equal to 6, 6 is mean,
मीन इज एक्स बार की वैल्यूज आ गई आपके पास। फिर आप डी निकाल लीजिए। डी में हमने साइंस इग्नोर करने हैं। पॉइंट टू रिमेंबर। ओके, 2 माइनस 6, वैसे तो 6 इज द मीन, तो x माइनस एक्स बार इज डी। डेविएशन बेसिकली कि डेटा कितना डेविएट कर रहा है फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू विच इज 6। तो 6 से 2 4 का डिफरेंस है। हाउएवर इट्स -4 बट वी आर इग्नोरिंग द साइंस। 4 से 6 2 का डिफरेंस है। 7 से 6 1 का डिफरेंस है। 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 6 3। इस तरह से इन डेविएशंस का सम कर लीजिए। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 12, 12 डिवाइड बाय n इज 5। ओके, तो इस तरह से आपका मीन डेविएशन इसका आ गया 2.5 इज द आंसर और द मीन डेविएशन ऑफ दिस डेटा। उसी तरह से आप कंटिन्यूस डेटा के लिए या फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है, डिस्क्रीट सीरीज है, उसके लिए कर सकते हैं। डिस्क्रीट में हमारे पास ये क्लासेस नहीं होती है, कंटिन्यूस में हमें x की वैल्यूज निकालनी पड़ती है, क्लासेस निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्लास निकाल लीजिए। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 50 डिवाइड बाई 2 25, 30 plus 40 divided by 2 35, 40 plus 60 100 divided by 2 50, 60 plus 80 divided by 2 70. Central values we are calculating the midpoint. 80 plus 90 170, 170 divided by 2 is 170, right? Divided by 2 is 85. I hope I have done it correct. Then now we have to calculate the mean. Formula for mean in case of continuous data is sigma fx and discrete data. Sigma fx, which in this case is mean, midpoint, divided by sigma f. So sigma f we are given. This is the frequencies and this is sigma. Sigma f is 50. We have to find fx. So fx is f into x. So 25 into 5 is 125. 35 into 10 is 350. Right? 50 into 20 is 1000. Please ignore the writing. 70 into 9 is 630. Then 85 into 6, 6 5s are 30, 6 8s are 48, 48 and 3 51. And calculate कर लीजिए इसका sum. Sigma fx we are calculating 5 at the unit place. At the tens place we have 2 5 7, 7 3 10, 10 1 11, 5 1 6, 6 6 12, 12 3 15, 15 और 1 16, and last में 2. Let me recheck. 5 2 5 7 3 10 1 11, 2 3 5 6 11 5 16. Okay, it's correct. 2615 divided by 50. 2615 divided by 50 and it becomes 52.3. 52.3 is your mean for this data. Now calculate the deviations. Deviation is x minus x bar and we are ignoring the signs. Okay, so midpoint is 25 and it's 52.3. Just subtract 25 from this, you get 27.3 at the first place, and likewise for the second. 35 minus 52.3, it's 17.3. Alright, then it's 50, it's 2.3. We are ignoring the signs. Then 70
70 minus 52.3. It's 7 after point, and then we are left with 69. 69 minus 52, 17. 17. Ignore the writing, please. 85 minus 52.3. It's again 7 after point, 7 after decimal, and we have 85. 85 is, we are only left with 84. 84 minus 52, 32 it is. Alright, now do the sigma, do the sum. 3 3 3 is 9, 9 7, 7 7 14, 14 and 9 23. 2 we have extra. 7 7 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 7 25, 25 and 2 27. 2 extra. 2 3 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9. 97.3 is sigma FD. Okay, it's only D. We have to find out sigma FD because we also have the frequencies. Now we have to calculate F and D. Just multiply the frequencies with D. Okay, 5 3s are 15, 5 7s are 35, 35 plus 1 36, 5 2s are 10, 136.5. Next is 173.0. Alright, 173.0. Next is 1000. Okay, no, 2.3. 2.3 into 20 यानी कि 46. हाँ, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 46. Okay, next is 9. After point we have 17.7 into 9. Okay, 3 69, 159.3, 159.3, and last one is multiplies 32.7 with 6. After point 2, 6 2s are 12, 12 4 16, 6 3s are 18, 18 plus 1 19. Okay, now do the sigma FD. 5 3 8 and 2 10, 6 3 9 9 6 15, 15 and 9 24, 24 and 6 30, 9 3 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 7 28, 28 and 3 31, 3 4 5 6 7, 710, and sigma F is 50. So putting the values in the formula, we get 710 divided by 50, which equals 14.2. So 14.2 is the mean deviation for this data. So that's how we do mean deviation, and it ignores the sign. Point number 1, it cannot be calculated for open-ended distributions. It is basically the mean deviation is basically the deviation, and it is based on all the values of the data. We can do this with median also. When we are taking here mean, we can take median here for deviations. जहाँ हमने deviations के लिए mean लिया था ना x minus x bar, वहाँ x bar की जगह आप median भी ले सकते हो, तो वो होगी mean deviation from median. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो मीडियन के साथ करके दिखाया गया है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो. ये वाला मीडियन के साथ करके दिखाया है जो हमने मीन के साथ किया. तो सेम प्रोसेस है, जस्ट मीन की जगह हम मीडियन लेंगे डी लेने के लिए, और डी में हम यहाँ साइंस इग्नोर कर रहे हैं. तो ये हो गई हमारी थर्ड
डिस्पर्शन की मेजर। नेक्स्ट वन, नाउ वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन, द फोर्थ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन। तो देखिए कैसे होता है, जो आपका मीन डेविएशन था वो था मीन से हमने डेविएशंस ली थी, यहाँ भी हम मीन से डेविएशंस लेंगे पर उसको हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, मीन से डेविएशंस कैसे लेंगे, x माइनस एक्स बार, ये हो गया x माइनस एक्स बार, फिर इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और फिर इसका मीन कैसे निकालेगा, सबको सम कर देंगे जितने भी x होंगे आपके पास, डिवाइड बाय n। ये आपके पास आ गया वेरिएंस, इसका अंडर रूट हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ योर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका स्क्वायर होता है वेरिएंस, और वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। अगर इसमें आपने अंडर रूट लगा लिया तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशंस। मीन डेविएशंस में हम सिर्फ d लेते थे, यहाँ हम d का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, सो दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे इसको कैलकुलेट करना है, चार मेथड्स है हमारे पास। एक तो हम एक्चुअल मीन से करेंगे, दूसरे हम मीन को अज्यूम कर लेंगे, तीसरा हमारा डायरेक्ट मेथड है, और फोर्थ वन इज स्टेप डेविएशन मेथड है। आइए देखिए कैसे करते हैं। एक्चुअल मीन मेथड में देखिए आपके पास 5, 10, 25, 30, 50 एक्स की वैल्यूज हैं। एक्स की वैल्यूज है, इनका आप मीन निकाल लीजिए। मीन कैसे निकालेंगे, सम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, 5, 10, 15, 15 प्लस 25 40, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 50 120, 120 डिवाइड बाय n विच इज 5, कितना आ गया, 5 2 ज़ा 10, बच गए 2, 5 2 ज़ा 10 एंड 24, 24 आ गया। 5 माइनस, फिर हमने x माइनस एक्स बार निकालना है, d निकालना है। 5 माइनस 24 कितना आया, माइनस 19, 10 माइनस 24 कितना आया, माइनस 14, 25 माइनस 24 कितना आया, 1, 30 माइनस 24 कितना आया, 6, 50 माइनस 24 कितना आया, 26। ये आपके पास आ गई मीन डेविएशंस। मीन डेविएशंस का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर आ जाएगा 19 का स्क्वायर 361, 14 का स्क्वायर 196, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 26 का स्क्वायर 676। इसका मीन निकाल लीजिए। मीन कैसे निकालेंगे, पूरे को सम करके, सम कर लिया, वैल्यू आ गई 1270, और इसको आपने n से डिवाइड कर लिया। n हमारे पास टोटल नंबर्स थी 5, तो हमारे पास आ गया 254। ये है हमारी वेरिएंस, और वेरिएंस का अंडर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 254 का अंडर रूट कर लीजिए, इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन थ्रू एक्चुअल मीन मेथड। वहीं अगर अज्यूम्ड मीन की बात करें तो हम यहाँ कंप्यूट नहीं करेंगे कि इसका मीन कितना है, हम बीच वाली वैल्यू ले लेंगे, अज्यूम्ड मीन विच इज 25। इधर वहाँ 24 आई थी, यहाँ हमने अज्यूम कर ली, जो बीच वाली वैल्यू है दैट इज योर मीन। ओके, तो अज्यूम्ड मीन से डेविएशंस निकाल लीजिए। 5 माइनस 25 कितना आएगा, माइनस 20। उसी तरह से 10 से माइनस करेंगे माइनस 25 को, आएगा माइनस 15। 25 माइनस 25 आएगा 0, 30 माइनस 25 आएगा 5, और 50 माइनस 25 आएगा 25। आ गए आपके पास डी की वैल्यूज आ गई। फिर इसका आपने करना है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करके सम कर लिया 1275, और ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ आपको सिग्मा डी की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर आपने यहाँ इसका होल स्क्वायर करना है। तो एक बार आपने 1275 अपॉन एन करना है, ऑलराइट, डी स्क्वायर पहले ही ले लिया ना, अपॉन 5 करना है। दूसरी बार आपने सिंपल डी लेना है, दैट इज योर -5, और इसका अपॉन टोटल एन करना है, एन यहाँ पे 5 है। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करना है टोटल का, और होल का अंडर रूट आ जाएगा आपका अज्यूम्ड मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, इस तरह से। तो जो भी आपके पास आएगा 5 5 ज़ा 25, 2 बच गए, 5 5 ज़ा माइनस 5, 255 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ -1 अंदर है, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, बाहर माइनस का साइन ऑलरेडी है,
तो माइनस आएगा, तो 255 माइनस 1 254 और 254 का अंडर रूट कर लीजिए, आपका अज्यूम्ड मीन मेथड से भी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल जाएगा। फिर आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, डेविएशंस नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी x की वैल्यूज हैं, इनका स्क्वायर कर लेंगे, इनका सम कर लेंगे, सम कर लिया 4150 आया, यहाँ पे लिख दिया 4150 अपॉन 5, इसमें से फिर माइनस करेंगे जो आपका मीन है, मीन निकाल लीजिए इसका, 5 प्लस 10 15 15 प्लस 25 40 40 प्लस 30 70 75 70 प्लस 50 120 120 डिवाइड बाय 5, हमारे पास 24 आ रहा था, आई थिंक लास्ट भी यही सेम वैल्यूज थी। तो फिर उसके बाद इसको स्क्वायर आप माइनस कर लेंगे इसके स्क्वायर से। तो हमने यहाँ क्या किया, टोटल डेविएशंस ली, टोटल स्क्वायर डेविएशंस ली, x का पहले टोटल स्क्वायर कर लिया, फिर उसका मीन स्क्वायर से माइनस कर लिया और सिग्मा कर लिया, और इस तरह से हमारे पास आ गई हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन थ्रू डायरेक्ट मेथड। वी आर नॉट कंप्यूटिंग इंडिविजुअल डीज। स्टेप डेविएशन मेथड में कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं x की, तो उस केस में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। हम इस बड़ी वैल्यूज़ को रिड्यूस कर देंगे बाय अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ले लेंगे जो सबको डिवाइड कर सकता हो, जिसके ये सारे मल्टीपल्स हों। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 के सारे मल्टीपल्स हैं, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 को करेंगे 1 आएगा, 10 को करेंगे 2 आएगा, 25 को करेंगे 5 आएगा, 30 को करेंगे 6 आएगा, 50 को करेंगे 10 आएगा। ये आ गया आपके पास x डैश। फिर x डैश से d डैश निकालिए, d डैश कैसे निकालेंगे, x डैश का मीन निकालेंगे, x डैश का मीन कैसे निकालेंगे, सबको सम करेंगे, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 5 8 8 प्लस 6 14 14 प्लस 10 24 24 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा आपके पास 4.8, 4.8 आ जाएगा आपका x बार डैश। तो x डैश से x डैश को निकाल दीजिए, माइनस कर लीजिए, दैट इज योर डेविएशंस आएंगी, डेविएशन डैश डेविएशन आएंगी, और एक एक्चुअली तो -1 माइनस 4.8 आपका आ जाएगा -3.8, 2 माइनस 4.8 आ जाएगा आपका। इस तरह से आप देखते जाइए हर वैल्यू के लिए, और फिर इसका स्क्वायर कर लीजिए, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट में n करेंगे, दैट इज मीन करेंगे इसका मीन कर लेंगे 50.80 अपॉन 5, ये टोटल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल, ठीक है, अंडर रूट। अब ये जो आपने कॉमन फैक्टर यहाँ निकाल दिया था, 5 से सबको ही डिवाइड कर दिया था, अब इसको इकट्ठे में सबसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है डी डैश। फॉर्मूला सेम ही है, बट यहाँ पे हमने पहले इसको डिवाइड कर दिया था, उसी वैल्यू को हमने बाद में कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया आपका स्टेप डेविएशन मेथड, और इससे भी आपकी वैल्यूज स्टैंडर्ड डेविएशन की सेम ही आएगी। ऑल राइट, फिर इसी स्टेप डेविएशन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये है आपका डेविएशंस का मेथड। इसमें आप क्या करेंगे, पहले तो आपने मीन ले लिया आपने, ठीक है, जो आपका अज्यूम्ड मीन है बीच वाला वो आपने ले लिया 25, डी की वैल्यूज आ गई आपके पास, डेविएशन की वैल्यू आ गई। फिर डेविएशन की वैल्यूज में से आप कॉमन फैक्टर निकालिए कि 5 के सारे मल्टीपल्स हैं, तो उससे फिर डी डैश निकालिए, फिर डी डैश का स्क्वायर कीजिए। तो उस केस में आपको इस तरह का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डी डैश का स्क्वायर अपॉन एन। ये अज्यूम्ड मीन वाला मेथड है, देख सकते हो आप, अज्यूम्ड मीन में भी हमने ऐसे ही किया था ना, डी अपॉन एन का होल स्क्वायर किया था। तो उसी तरह से यहाँ पे भी डी डैश का होल स्क्वायर करेंगे माइनस, और यहाँ पे पहले डी स्क्वायर का मीन कर लेंगे, ठीक है, डी स्क्वायर का मीन माइनस डी डैश का मीन का होल स्क्वायर इंटू सी, बिकॉज हमने इसको रिड्यूस भी किया है, कॉमन फैक्टर लगाया है यहाँ पे। तो अज्यूम्ड मीन वाले मेथड से भी हम कॉमन फैक्टर वाला मेथड यूज कर सकते हैं, दैट इज योर स्टेप डेविएशन मेथड कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। वहीं आपके पास अगर कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डेटा हो, उस केस में क्या करना है, उस केस में भी सिमिलर चीज ही है। आपने क्या करना है, अगर आपने मीन डेविएशन किया है तो आपको पता होगा कि हमने क्या करना है, यहाँ पे d के साथ f को मल्टीप्लाई कर देना है, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा f। ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे क्लास इंटरवल है 10 से 20, 20 से 30, और इसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। तो सबसे पहले आपने मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट निकाल दिया, मिड पॉइंट निकाल के फिर मीन निकाल दिया। इसका मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ एफ अपॉन सिग्मा एफ, इस तरह से सिग्मा एफ एम अपॉन एफ
और ये आपका मीन आ गया। फिर आप मीन डेविएशन निकाल दीजिए। कहाँ से निकालेंगे? मिड पॉइंट से, जो आपका ये मिड पॉइंट आया था 15। तो डेविएशंस आ गई। फिर इस डेविएशंस को FD कर लीजिए। फिर इस FD को स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर कर लिया, ये आ गया, अपॉन सिग्मा एफ कर लीजिए। तो यानी कि एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस केस में आपको, और बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। इसमें भी आप अज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज़ कर सकते हो कि बीच वाले को अज्यूम कर लिया मीन अपना, और इसमें भी आप कॉमन फैक्टर कर सकते हो। तो ये चीज़ है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब तक जो हमने किया रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, mean deviation and standard deviation. These are absolute measures of dispersion. ये absolute measures है, absolute है ये, जबकि relative measures में हम इनके coefficients निकालते हैं। तो coefficient of range क्या होगा? L minus S क्या होता था? रेंज। तो L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस हो जाएगा आपका कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। उसी तरह से क्वार्टाइल डेविएशन होता था Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, ऐसा होता था। यहाँ पे आपने Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 कर लिया, तो आपको मिल जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन का कॉफिशिएंट। सेम केस में मीन डेविएशन, चाहे मीडियन से किया हो चाहे मीन से किया हो, तो इसमें भी अगर आप मीन से इसको डिवाइड कर लेंगे अपना मीन डेविएशन को, या मीडियन से आप डिवाइड कर लेंगे अपना मीन डेविएशन बाय मीडियन, तो आपको मिल जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। उसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रिलेटिव मेजर है उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो वो कैसे निकलेगा आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन इनटू 100। तो ये फॉर्मूलाज है, इसको यूज करके आप ये सारी एब्सोल्यूट मेजर्स की रिलेटिव मेजर्स भी निकाल सकते हैं, दैट इज द कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हो रेंज का, मीन डेविएशन का, क्वार्टाइल डेविएशन का और वेरिएशन का। ये हो गया आपके पास। फिर आता है लॉरेंस कर्व। ये भी एक मेथड है जिससे हम डिस्पर्शन देख सकते हैं। तो ये क्या है? एक ग्राफिक मेथड है। तो इसमें हम डिस्पर्शन कैसे एस्टिमेट करते हैं? बाय स्टडिंग दी शेप। जो भी आपके पास शेप आएगी डेटा की, उससे स्टडी करेंगे। तो ये शेप कैसे आएगी? जैसे आपको किसी कंपनी की इनकम दे रखी है, एम्प्लॉयज़ की इनकम दे रखी है कि 0 to 5,000 उस कंपनी में 5 एम्प्लॉयज़ है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है। 5,000 to 10,000 10 एम्प्लॉयज़ है। 10,000 to 20,000 18 एम्प्लॉयज़ है। 20,000 to 40,000 10 एम्प्लॉयज़ है। 40,000 to 50,000 7 एम्प्लॉयज़ है। ये तो आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसी, और ये आ गई आपके पास क्लास। तो क्लास का मिड पॉइंट निकाल लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मिड पॉइंट्स आपके पास आ गए। इसके पास आप टोटल इनकम निकाल लीजिए, यानी कि 2500 मिड पॉइंट वाली इनकम के 5 लोग हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो इनको। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा टोटल इनकम 7500 इंटू 10 75,000, 15,000 इंटू 18 27, ये आ जाएगा आपके पास 2,70,000, 30,000 इंटू 10 आप इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से 45,000 इंटू 7, ये आपके पास आ जाएगी टोटल इनकम, और ये आपका टोटल इनकम का सम। फिर आप क्या कर सकते हैं? परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी थी, इसकी परसेंटेज निकालेंगे। टोटल 50 है, तो 5 इसका कितना परसेंटेज है? 5 इसका कितना परसेंट बना? 5 अपॉन 50 इंटू 100 कितना बना? 10। उसी तरह से 10 के लिए कर लीजिए, 10 अपॉन 50 इंटू 100 कितना बना? 20। उसी तरह से 18 अपॉन 50 इंटू 100 36। 10 अपॉन 50 इंटू 100 अगेन 20। 7 अपॉन 50 इंटू 100 14। तो ये आपके फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस आ गए। उसी तरह से टोटल इनकम का भी परसेंटेजेस कर लीजिए, यानी कि 12500 इसका कितना परसेंटेज हुआ? 12500 डिवाइड बाय 97250 इंटू 100, इस तरह से करेंगे आप
फिर आपके पास आ जाएगा 1.29, 7.71, 27.76, 30.85, 32.39। क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा है, आपको इस तरह का काम करना पड़ रहा है। फिर आप क्या करेंगे, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी कंप्यूट करेंगे। लेस देन होता है जैसे फर्स्ट क्लास के लिए होगा लेस देन 5000, देन लेस देन 10,000, लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 50। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो इसकी आप निकाल लेंगे ऐसे कम्युलेटिव इनकम। तो कम्युलेटिव इनकम की परसेंटेज कर लेंगे आप उसी तरह से, ये इस तरह से हो जाएगा 1.29 प्लस 7.71 इतना हो जाएगा। फिर उसी में 27 ऐड कर लेंगे 9 में, 36 हो जाएगा। 36 में फिर आप ये 30 ऐड कर लेंगे, 67.61 हो जाएगा। 60.71 में आप 32.39 कर लेंगे और 100 तक आ जाएगा। क्योंकि हमने परसेंटेज में लिया है तो परसेंटेज तो 100 में आएगी। उसी तरह से इस केस में भी आप कर लेंगे, जैसे फर्स्ट में 10 है, फिर 20 है, 20 यानी कि यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30, ये गलती हो गई है शायद, देयर इज अ मिस्टेक। 10 प्लस 20 30, फिर 30 प्लस 36 66, और 66 प्लस 20 86, और 86 प्लस 14 100। तो हमारे पास कम्युलेटिव इनकम और कम्युलेटिव परसेंटेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, टोटल इनकम का और टोटल फ्रीक्वेंसी का, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का। इस देखिए परसेंटेज इनकम और कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज, दैट इज टोटल फ्रीक्वेंसी। फिर आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 10 के साथ 1.29 ए पॉइंट मिल गया आपको, 30 के साथ 9 आपको बी पॉइंट मिल गया, 30 के साथ 9 ये 9 है। 66 के साथ आपको सी पॉइंट मिलेगा, 36.76 ये आपको मिल गया सी पॉइंट। और लास्ट में 86 के साथ 67 पॉइंट ये मिल गया आपको, और ई आपका आ गया 100 वाला पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि स्टैंडर्ड है। ठीक है, और ये आपके पास एक्चुअल लाइन है जो आपको मिली ये वाली। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिस्पर्शन है बाय जस्ट लुकिंग एट द ग्राफ, लुकिंग एट द फिगर। तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपको दिखाएंगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव इनकम एक्स और वाई जो भी होगा कम्युलेटिव, वो आपको दिखाएगा कि आपका लॉरेंस कर्व क्या है और लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से वो कितना डिस्पर्स्ड है, कितना स्कैटर्ड है। सो दिस इज ग्राफिकल मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द डिस्पर्शन, द स्कैटरिंग और द वेरिएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम इट्स एवरेज और इट्स सेंट्रल वैल्यू। सो दिस इज ग्राफिक मेथड। फिर आपके पास आ जाता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या करता है, सिमिट्री मेजर करता है। अगर सिमिट्री नहीं है किसी केस में, अगर तो सिमिट्री है देन मीन, मीडियन एंड मोड दे आर गोइंग टू बी इक्वल। तो उस केस में मीन मीडियन मोड क्या होंगे, इक्वल। तो क्या है स्क्यूनेस, इट इज द मेजर, इट इज बेसिकली शोज द सिमिट्री ऑफ द डेटा, कि डेटा कितना सिमेट्रिकल है। क्योंकि वेरिएंस आपको क्या बताता है, वेरिएबिलिटी। स्क्यूनेस आपको बताएगा किस दिशा में ये वेरिएबिलिटी है, डायरेक्शन बताएगा। तो जो ये आपकी वेरिएशन है उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है स्क्यूनेस से। लेकिन लाइफ साइंसेज जैसी फील्ड्स हैं वहाँ पर आपको स्क्यूनेस की भी इक्वली इम्पोर्टेंस मिलती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये स्क्यूड डेटा है। ओके, स्क्यूनेस पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जो सिमेट्रिकल कर्व डेटा का बनेगा उसमें मीन मीडियन मोड बराबर होंगे, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। ठीक है, अब ये नेगेटिव डेटा है, नेगेटिव में क्या होगा, मीन मीडियन मोड, मीन सबसे कम होगा, फिर आ जाएगा मीडियन, फिर आ जाएगा मोड। और पॉजिटिव स्क्यूड में मीन की वैल्यू ज़्यादा होगी, उससे कम मीडियन की वैल्यू होगी, और उससे कम मोड की वैल्यू होगी। तो ये पॉजिटिव स्क्यूड है, ये नेगेटिव स्क्यूड है, और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। If the mean, median and mode are same in any distribution, that means it's a symmetrical curve, it's a symmetrical data, and there's no skewness. Skewness का मतलब ही है कि आपकी lack of symmetry. जब symmetry नहीं होगी, that means there's going to be skewed. Data is skewed. ठीक है, अगर जो frequencies हैं मोड के दोनों साइड में, ठीक है, मोड क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू, मोड हाईएस्ट वैल्यू है,
अब इसके साइड में जो भी आपके पास डेटा है, अगर वो डेटा ये दोनों साइड्स इक्वल है मोड के, दोनों साइड के डेटा की, दैट मीन्स देयर इज नो स्क्यूनेस। अगर डिस्टेंस फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल का सेम है मीडियम से, तब भी स्क्यूनेस एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे यहाँ पे Q2 है आपका, दैट इज योर मीडियन, और इधर Q1 है और इधर Q3 है। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तब भी आपका सिमेट्रिकल डेटा है, देयर इज नो स्क्यूनेस, नो एसिमेट्री। अगर मीन से आपने जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस निकाली, जैसे आप निकाल रहे थे इधर डेविएशंस, मीन डेविएशन में जो भी आपने डेविएशंस निकाली, जो भी आपकी पॉजिटिव डेविएशंस आती हैं, फिर आपकी नेगेटिव डेविएशंस आती हैं जीरो के बाद मीन से, अगर इनका सम, ठीक है, इक्वल है, जो भी पॉजिटिव है और नेगेटिव है उनका, जो मीन से है या मीडियन से है या मोड से, अगर इक्वल है तब भी वो स्क्यूड नहीं है, देयर इज सिमेट्री। If a graph of the data becomes normal curve and when it is folded at middle and one part overlaps fully on the other, there is no asymmetry. अगर आपने यहाँ से इस ग्राफ को फोल्ड किया और ये इक्वली फॉल कर रहा है, देन देयर इज नो एसिमेट्री। तो ये 5 केसेस बताए जहाँ पे देयर इज नो स्क्यूनेस। स्क्यूनेस कहाँ होगी? इस तरह के कर्व्स जब आपको मिलेंगे, जब नेगेटिव साइड को लंबी टेल होगी देन इट इज नेगेटिवली स्क्यूड, जब पॉजिटिव साइड को लंबी टेल होगी तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम मीडियन, फिर उससे कम मोड। नेगेटिवली स्क्यूड में मीन की वैल्यू सबसे कम होती है, फिर उससे ज्यादा मोड की, फिर उससे ज्यादा मीडियन की। और नॉर्मल कर्व में मीन मीडियन मोड की वैल्यूज इक्वल होती है। इसको कंप्यूट करने के लिए हमारे पास स्क्यूनेस के लिए हमारे पास फॉर्मूले भी अवेलेबल है, आपके पास एब्सोल्यूट मेजर्स भी अवेलेबल है। एब्सोल्यूट मेजर्स आप देख लीजिए, मीन माइनस मीडियन करेंगे आपको स्क्यूनेस मिल जाएगा, मीन माइनस मोड करेंगे आपको स्क्यूनेस मिल जाएगा, या आप क्वार्टाइल 3 में से क्वार्टाइल 2 को माइनस करेंगे, फिर क्वार्टाइल 2 में से क्वार्टाइल 1 को माइनस करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर तब भी आपको स्क्यूनेस मिल जाएगा। आपके पास रिलेटिव मेजर्स भी हैं, जैसे बीटा एंड गामा, कार्ल पियर्सन का कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, बाउलिस का कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, और कैलीज का है कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इनसे आप कैलकुलेट कर सकते हो स्क्यूनेस की वैल्यू। फिर आता है कर्टेसिस। कर्टेसिस इज बेसिकली कन्वेक्सिटी ऑफ अ कर्व। तो आप देख सकते हैं एक कर्व है फ्लैट पड़ी है, एक थोड़ी नॉर्मल है, एक थोड़ी ज्यादा पीक पड़ी है, उसकी ज्यादा उसमें पीक आप देख सकते हो, यहाँ पर पीक आ रहा है डेटा का। तो जो तो नॉर्मल होगी उसको बोलेंगे, देखिए ये नॉर्मल कर्व है, इसको बोलेंगे मेसोकार्टिक, ठीक है। और जो फ्लैट है उसको बोलेंगे प्लेटोकार्टिक, और जिसकी आपको यहाँ पे थोड़ी पीक दिख रही है उसको बोलेंगे लेप्टोकार्टिक। कर्टेसिस इज बेसिकली इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और वो भी आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पीक्ड है या वो फ्लैट है या नॉर्मल है, तो वो बताता है आपका कर्टेसिस। और इसके भी हमारे पास अपार्ट फ्रॉम द ग्राफिकल हमारे पास ये मेथड्स हैं, जैसे कार्ल पियर्सन का मेजर है कर्टेसिस का, कैलीज का मेजर है कर्टेसिस का, कैलीज ने परसेंटाइल्स निकाला है, ठीक है। तो आपके पास इसके भी फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। इट इज बेसिकली द कन्वेक्सिटी ऑफ अ कर्व, इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द कर्व, वेदर इट इज peaked or it is flat or it is normal. So normal वाली को mesokartic, flat वाली को आप बोलेंगे प्लेटोकार्टिक, और पीक वाली को लेप्टोकार्टिक। So that's the end of this video. I hope you understand dispersion topic completely. If you have any queries or any suggestion, please write in the comment section below.